Hello everyone, I'm Pooja and in today's video we are going to discuss a very important topic that is tricks to clear prelims examination कि कौन सी ट्रिक्स हमें यूज करनी है यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो बिफोर डिस्कसिंग द ट्रिक्स वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कि प्रीलिम्स का नेचर इस एग्जाम का नेचर क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसा आप सबको पता है दिस इज एन एलिमिनेशन राउंड। अराउंड 6 लाख स्टूडेंट्स अपीयर फॉर द एग्जाम, जिसमें से हार्डली आप कह सकते हैं कि अराउंड 15,000 दे क्लियर एग्जाम्स एंड अपीयर फॉर द मेंस। तो ये एक एलिमिनेशन राउंड है टू फिल्टर आउट द सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग एंड सीरियस कैंडिडेट्स फ्रॉम द रेस्ट। अब ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये जो फिल्टर आउट का प्रोसेस है, वो कैसे होता है, कैसे यूपीएससी फिल्टर करती है। तो वो होते हैं जो आपको पेपर दिया जाता है। अब वो जिस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है, तो उस क्वेश्चन का एक नेचर होता है कि वो उस क्वेश्चन को वो स्टूडेंट्स मतलब उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि एटलीस्ट जो कैंडिडेट्स जो अपीयर कर रहे हैं एग्जाम में, दे शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। अलॉन्ग विद दैट दे शुड ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज जो भी उन्होंने पढ़ा है। तो उनको जो भी उन्होंने टॉपिक्स जो उन्होंने रेफरेंस बुक्स में पढ़ी हैं, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग उनकी होनी चाहिए एंड प्लस उसका एप्लीकेशन उनको आना चाहिए। और वो तभी होगा जब उन्होंने उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया है। रेफरेंस बुक्स कौन कौन सी हम एग्जाम के लिए यूज करते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, एक प्रीवियस वीडियो है मेरा, तो आप जाके वहां पे रेफरेंस बुक्स की लिस्ट देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक्स है इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी कि कैसे कौन कौन सी ट्रिक्स है उसको हमें एग्जाम में किस तरीके से अप्लाई करना है। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे पेपर सॉल्व किया जाता है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ हाउ टू सॉल्व द पेपर। पेपर कैसे सॉल्व किया जाए। तो आपको पता है 100 क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आपने पहले अपीयर कर चुके हैं या पिछले साल के आपने पेपर्स को देखा होगा तो आपको पता होगा कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को सारे क्वेश्चंस पता होते हैं। किसी भी स्टूडेंट को सारे क्वेश्चंस नहीं पता होते हैं। इसीलिए आपको इस पेपर को वन गो में नहीं सॉल्व करना है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको 3 राउंड्स में कीजिए। क्या है इस राउंड में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, हर साल एवरी ईयर देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो बहुत इजी होते हैं और जो बहुत इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते हैं अगर आपने सिंसियरली सीरियसली पढ़ाई की है, सारी बुक्स फॉलो की है, टेस्ट सीरीज लगाई है, करंट अफेयर्स से अपडेटेड है एंड उसको मल्टीपल टाइम्स आपने रिवाइज कर रखी है। तो आप ये इजी और जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नंबर ऑफ जो आपके लिए जो नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे। तो आप इसको मैक्सिमाइज कीजिए बाय रीडिंग ऑल दोज रेफरेंस बुक्स मल्टीपल टाइम्स, बाय रिवाइजिंग करंट अफेयर्स एंड बाय गिविंग एंड रिवाइजिंग टेस्ट सीरीज। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ऑल दोज सिंसियर कैंडिडेट्स जो बहुत अच्छे से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ पे मिस नहीं करते हैं। इसलिए आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे मिस करना। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको लग रहा है, जिस क्वेश्चन पे आप 100% श्योर है कि ये आंसर करेक्ट है, आपको फर्स्ट गो में वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इस बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये जो है क्वेश्चन है, ये 2019 सेट ए का क्वेश्चन, 2019 प्रीलिम्स सेट ए का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और हर साल कोई ना कोई रिपोर्ट के बारे में आता है, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। द आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सब, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, ये कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। Similarly, there is another question. This is also from prelims 2019 paper from set A, and the question is question number 19. The question is Atal Innovation Mission is set up under.
तो द आंसर इज नीति आयोग। ये भी करंट अफेयर्स में से ही था, तो आप इस ऐसे क्वेश्चंस को मिस नहीं कर सकते हैं। और यही क्वेश्चंस हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन स्टूडेंट सिलेक्ट होगा और कौन सिलेक्ट नहीं होगा। अब एक बार आपका राउंड 1 कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब आपने वो सारे क्वेश्चन जिस पे आप 100% श्योर हैं, जो आपको पता है कि उसका आंसर यही होना चाहिए, यही होगा, आप श्योर हैं, आपने उसको एक बार अटेम्प्ट कर लिया है, तब आपको राउंड 2 की तरफ मूव करना है। राउंड 2 से स्टार्ट होता है आपका एलिमिनेशन प्रोसेस। इसका मतलब आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है कि आंसर क्या होगा, बट आपको आंसर को रीच करना है बाय एलिमिनेटिंग द अदर ऑप्शंस। तो इसके अलग अलग तरीके हैं कि आप दूसरे ऑप्शंस को किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे। ये भी एक आर्ट है जो आपको सीखनी है कि किस किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा सकता है। अब एलिमिनेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपने सिंसियरली पढ़ाई की है, इफ़ यू आर अ सिंसियर कैंडिडेट, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू नो सर्टेन फैक्ट्स। तो जिसने भी क्वेश्चन सेट किया है उसके पीछे ये ध्यान रखिए कि हर क्वेश्चन सेट करने के पीछे एक लॉजिक होता है कि जिसने भी पेपर सेट किया है वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। ये क्वेश्चन नंबर 83 है, 2019 सेट ए। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें खरीफ क्रॉप्स के बारे में बात की गई है कि विथ रेफरेंस टू कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया in the last 5 years, consider the following statements. So आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 1 कि एरिया अंडर द कल्टीवेशन, एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इज हाईएस्ट। Statement number 2, area under the cultivation of jawar is more than that of oil seeds. Third statement, area of cotton cultivation is more than that of sugarcane. And number 4th is area under sugarcane cultivation has steadily decreased. अब इसमें ये नहीं कि आपको एग्रीकल्चर के बारे में बिल्कुल डिटेल अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होनी चाहिए कि किसका एरिया ज़्यादा है, कौन से क्रॉप्स का कल्टीवेशन एरिया ज़्यादा है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि जो भी शुगर केन कल्टीवेशन है वो अब पहले नॉर्थ में होता था एंड बाद में ये मूव करते करते अब आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इस एरिया में भी, साउथ में भी वो मूव किया और साउथ में भी बहुत अच्छा शुगर केन कल्टीवेशन होता है। तो इससे आपको ये बात श्योरली या ये बात आपको सर्टेन हो जाएगी कि जो एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन है वो इंक्रीज हुआ है, वो डिक्रीज नहीं हुआ है। तो ये बात पता चलते ही ये ध्यान रखते हैं आपका जो 4th स्टेटमेंट है कि 4th स्टेटमेंट रॉन्ग है, आपके सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे सिवाय एक ऑप्शंस के, दैट इज ऑप्शन ए, जिसमें ओनली स्टेटमेंट 1 and 3 दे आर करेक्ट। नाउ the second method of elimination is the application of acquired knowledge and concept. तो जो भी आपने नॉलेज या जो भी कॉन्सेप्ट आपने एक्वायर की है थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, बुक्स पढ़ के, करंट अफेयर्स पढ़ के, टेस्ट सीरीज देके, तो आप या अपने सराउंडिंग से, तो जो भी आपने नॉलेज को एक्वायर किया है उसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। ये बात हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 44। द क्वेश्चन इज व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट। तो क्लाउडी नाइट में ड्यू ड्रॉप्स क्यों फॉर्म नहीं करते हैं। तो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ड्यू ड्रॉप्स को फॉर्म होने के लिए जो अर्थ का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो लो होना चाहिए, तो कोल्ड सरफेस पे ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म होते हैं। और अगर क्लाउड्स हैं तो क्लाउड्स क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं रेडिएशन को, तो उसी टेम्परेचर उतना लो नहीं हो पाता है, इसीलिए ड्यू ड्रॉप्स नहीं फॉर्म होते हैं। तो इफ यू हैव दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आप ऑप्शन बी टिक करेंगे और आपका आंसर राइट होगा। थर्ड मेथड ऑफ एलिमिनेशन इज फाइंडिंग हिंट एंड क्लू फ्रॉम द क्वेश्चन। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म किया जाता है कि आपको क्वेश्चन में से ही कुछ क्लू मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 91। अब अगर आप इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को पढ़ें और थोड़ा सा भी लॉजिक आप यूज करें तो आप इजीली आंसर पे पहुंच जाएंगे।
क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर एंटरटेनमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है कि इन ऑगमेंटेड रियलिटी AR अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट आउट। एंड अगर आप स्टेटमेंट सेकंड को पढ़े कि इन वर्चुअल रियलिटी इमेजेस जनरेटेड फ्रॉम अ कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑन टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स और सराउंडिंग्स। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े और कीवर्ड्स पढ़े जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, तो इससे आपको समझ में आता है कि जो रियलिटी है वो उसको ऑगमेंट किया गया है, वो वर्चुअल, पर ये जो डेफिनेशन इसके अंदर दी गई है वो वर्चुअल रियलिटी की डेफिनेशन दी है। वैसे ही जो वर्चुअल रियलिटी, अब वर्चुअल रियलिटी का मतलब वो रियल नहीं है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, बट इसमें जो स्टेटमेंट 2 में जो डेफिनेशन दिया है वो ऑगमेंटेड रियलिटी का दिया गया है, तो इंटरचेंज कर दिया गया है डेफिनेशन को। तो खाली अगर आप क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़ें कि क्या दिया गया है उस क्वेश्चन में, अगर ऑगमेंटेड रियलिटी लिखा गया है तो उसकी डेफिनेशन क्या दी गई है, वर्चुअल रियलिटी दिया गया तो उसकी डेफिनेशन क्या दी गई है, तो आपको ये पता चल गया कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 दे आर नॉट करेक्ट। तो आप इजिली एलिमिनेट करके आप पहुंच सकते हैं कि या तो 3 होगा या 4 होगा। और एक बार जब आप 2 ऑप्शंस पे पहुंच जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसमें साथ ही में आपको जैसे अब आप पहुंच गए कि या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा, तो अगर आप ऑप्शन 3 को देखिए, क्या 3 ऑप्शन राइट है कि नहीं। तो ऑगमेंटेड रियलिटी अलाउज इंडिविजुअल्स टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव्स द एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा ऑफ द स्मार्टफोन और पीसी। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी का ही डेफिनेशन है कि इट अलाउज इंडिविजुअल्स की टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, बट वो इन्हांस कर देता है, वो फीचर्स को इन्हांस करता है, इसलिए स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट मेथड ऑफ एलिमिनेशन इज जनरल वर्सेस स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स। तो जब भी इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं जहां पे एक जनरल स्टेटमेंट दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 28, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर्स। तो दिस कैन बी करेक्ट, इतने सारे स्पीसीज हैं उसमें से हो सकता है कोई ना कोई एक स्पीसीज हो जो हर्बीवोरस है। तो similarly, statement 2, some species of fish are herbivores. Statement 3, some species of marine mammals are herbivores. And statement 4, some species of snakes are viviparous. तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो जनरली ट्रू होते हैं, क्योंकि इसमें ये बहुत जनरल स्टेटमेंट ऐसा है कि सम स्पीसीज, कोई एक स्पीसीज होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप गलत नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट रूल फॉर एलिमिनेशन इज यू हैव टू गो फॉर मोस्ट क्लोज ऑप्शन। तो ऑप्शंस हो सकता है कि जितने भी जो दिए गए ऑप्शंस हैं आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट लगे, और हो भी सकते हैं, पर आपको मोस्ट डेफिनेट जो ज्यादा क्लोज है, जो मोस्ट क्लोज ऑप्शन है उसकी तरफ जाना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 30, why there is a great concern about the microbeads that are released into the environment। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन ए है, दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम। तो ये सबको पता है, ये नोन फैक्ट है, इसके बारे में हम करंट अफेयर्स में कई बार पढ़ते हैं, तो ये सबको पता है कि ऑप्शन करेक्ट है। पर अगर आप दूसरे भी ऑप्शंस को देखें तो आपको वो भी ऑप्शंस करेक्ट लग सकता है। बी, दे आर कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन। सी, दे आर स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय क्रॉप प्लांट्स इन इरिगेटेड फील्ड्स। एंड ऑप्शन डी, दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज फूड एडल्टरेंट्स। तो ये भी आपको लग सकता है कि माइक्रोबीड, क्योंकि ये एक पॉल्यूटेंट है जो मरीन इकोसिस्टम को पोल्यूट करता है, तो हो सकता है क्योंकि वो बहुत उसका जो साइज है बहुत स्मॉल साइज होता है, तो वो दे आर एब्जॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट्स। तो ये भी ट्रू हो सकता है, या दे कैन कॉज कैंसर, तो ये भी ट्रू हो सकता है। बट यू हैव टू गो बाय मोर क्लोज ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए, दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल
टू मरीन इकोसिस्टम। ये एक नोन फैक्ट है और इसीलिए इसके बारे में इतनी डिस्कशंस होती हैं, तो आपको ऑप्शन ए टिक करना है। The next way of elimination is application of presence of mind. तो आप थोड़ी सी समझ से के साथ with your presence of mind आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 48, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, द कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। स्टेटमेंट नंबर 2, नाउ coal blocks are allocated on lottery basis. Statement number 3, till recently India imported coal to meet the shortages of domestic supply, but now India is self-sufficient in coal production. तो आपको अगर ये नहीं पता है कि जो कोल सेक्टर है उसको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे नेशनलाइज किया गया था या नहीं किया गया था, और अगर आपको इसके बारे में डाउट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब स्टिल यू कैन रीच टू द राइट आंसर अगर आपको इतना पता है कि इंडिया अभी भी कोल इंपोर्ट करता है। और ये एक नोन फैक्ट है, ये हमेशा हम अपने कोल सेक्टर की जो भी हम प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं कि कोल सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो हम ये कहते हैं कि हमारा अंडर प्रोडक्शन है, वी हैव रिजर्व्स, पर हमारा कोल प्रोडक्शन उतना नहीं है जितना रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम बाहर से कोल इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको ये फैक्ट पता है तो यू कैन इजीली रीच टू द राइट आंसर बाय एलिमिनेटिंग स्टेटमेंट नंबर 3। तो आप अगर स्टेटमेंट नंबर 3 को एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके पास खाली एक ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन ए, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो आप इस तरीके से भी अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करते हुए राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। नाउ कम्स राउंड 3। आपने राउंड 1 में सारे जो आपको इजी, जिस पे आप 100% श्योर है, वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। राउंड 2 में आप अपने आंसर्स बाद दूसरे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए आप अपने आंसर्स तक पहुंच गए हैं। अब राउंड 3 में क्या करना है? अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप एक से ज्यादा या हो सकता है एक भी ऑप्शंस एलिमिनेट ना कर पा रहे हो। तो आपको क्या करना है इस राउंड में? इसमें आपको ट्राई करना है कि आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके एटलीस्ट 2 ऑप्शंस तक पहुंचे। सो थर्ड राउंड में वो क्वेश्चंस आपके पास होंगे जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, आपको क्वेश्चंस तो पता है पर आप ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं 2 से ज्यादा। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी सारी नॉलेज जो भी आपने पढ़ा है अब तक आसपास सराउंडिंग में, या जो भी आप एग्जामिनेशन टाइम पे रिकलेक्ट कर पाए, उसको अप्लाई करते हुए अपने ऑप्शंस को नैरो डाउन करना है टू ट्रू ऑप्शंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जब आप 2 ऑप्शंस पे पहुंच जाए तब यू हैव टू टेक रिस्क। कितना रिस्क लेना है ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। आप जो एग्जामिनेशन से पहले जो आप टेस्ट देते हैं उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आप कितना, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है और आप उसको कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर चुके हैं और आपके पास खाली 2 ऑप्शंस बचे हैं जिसमें 50-50 चांस है, तो ये बेटर है कि आप रिस्क ले। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 36 जो था उसमें एक तरफ सी दिया हुआ था, सी की लिस्टिंग थी, और एक तरफ बॉर्डरिंग कंट्रीज दिया हुआ था। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एड्रियाटिक सी और उसके जो बॉर्डरिंग कंट्री है वो अल्बानिया, ब्लैक सी, क्रोशिया, कैस्पियन सी, कजाकिस्तान, मेडिटेरेनियन, मोरक्को, रेड सी, सीरिया। तो अगर आपको थोड़ा सा भी मैप का आइडिया है तो आपको ये पता होगा कि जो रेड सी है, रेड सी के आसपास सीरिया नहीं है, सीरिया उसके ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर 5 नहीं होगा। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 5 को एलिमिनेट करें तो आपका सी एंड डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड बी। अब आपको अगर आप थोड़े से भी आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपको ये भी पता है कि मेडिटेरेनियन से जो मोरक्को है वो बिल्कुल अफ्रीका के एकदम नॉर्थ में आता है और वो जो है वो मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर करता है। तो इससे आपका ये कंक्लूजन जो आपने आपने ऑप्शन सी एंड डी एलिमिनेट किया होगा वो आपको श्योर हो जाए कि हाँ बाकी ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 4 तो होगा ही। अब आपके पास बचा ऑप्शन नंबर ए एंड बी।
तब आपको यहाँ पे रिस्क लेना है कि या तो 1, 2 एंड 4 होगा या 1, 3 एंड 4 होगा। तो 1, 4 होना ही होना है दोनों ऑप्शंस में, क्योंकि ये है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि वेदर यू वांट टू गो विद स्टेटमेंट नंबर 2 और 3। तो आपको अगर आइडिया नहीं है कि जो ब्लैक सी है उसके पास क्रोशिया है या कैस्पियन सी कजाकिस्तान, तो यहाँ पे अगर आपको मैप की नॉलेज है तो आप इसको कर पाएंगे इजीली कि कैस्पियन सी के पास कजाकिस्तान है। पर अगर आपको मैप का आइडिया नहीं है और थोड़ा सा भी आपको अगर लग रहा है रिस्क ले सकते हैं, तो यू हैव टू गो विथ वन ऑप्शन। तो जो भी आपको इसमें ऑप्शन क्लोज लगता है, आपको रिस्क लेना है इस तरह के क्वेश्चंस में, तभी आपकी जाके मार्क्स इंप्रूव होंगे। फ्रेंड्स, कुछ बातें जिनका आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन से पहले भी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको आंसर तक रीच करना है बाय एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस, और ये तभी आएगा जब आपने मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर रखा होगा, रिवाइज कर रखा होगा जो भी सब्जेक्ट्स को। तो जो भी अभी आपके पास टाइम है उसमें रिवाइज कीजिए सब्जेक्ट्स को और प्रैक्टिस कीजिए टेस्ट पेपर्स को। नंबर सेकंड इज यू डू नॉट नीड टू आंसर ऑल क्वेश्चंस। बिना मतलब में अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना है कि आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन पेपर की टफनेस कैसी है वो वेरी कर सकती है, बट हाँ 85 टू 90 की एक अच्छी रेंज मानी जाती है अब तक। तो अगर आपको अपने मार्क्स को बढ़ाना है तो आप पेपर देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इससे आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस आपको और अटेम्प्ट करने हैं टू मैक्सिमाइज योर चांस ऑफ सिलेक्शन। एंड ये भी बात ध्यान में रखिए, यू जस्ट हैव टू क्लियर दी कट ऑफ। आपको कट ऑफ क्लियर करना है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। इसलिए अननेसेसरी बर्डन अपने ऊपर मत रखिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपने सिलेबस, अपने सब्जेक्ट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए मॉक टेस्ट पेपर्स की। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे हम डिफरेंट टेस्ट पेपर्स जो अब तक जो प्रीवियस टेस्ट पेपर्स हैं यूपीएससी के, उसके बारे में उसकी एनालिसिस करेंगे। सो कीप वॉचिंग।